हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो अब कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ चेंज करेंगी। कंडक्टिविटी जो है वो हमेशा डिक्रीज होएगी जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया, चाहे आप केस ले रहे हो वीक इलेक्ट्रोलाइट का या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब हम डाइल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, हम सॉल्यूशन को थोड़ा डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट करने से होगा क्या, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें ऑलरेडी आपको पता है डिसोसिएशन कम होती है। तो जैसे हम उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो डिसोसिएशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, ऑलरेडी आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं एक सॉल्यूशन में। बट जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास जो सॉल्वेंट डाल रहे हो वो क्या करेगा, जो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करेगा। इसलिए आपके पास क्या होगा, जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिक्रीज किया, दैट मीन्स डाइल्यूशन किया, तो दोनों ही केस में जो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। दैट मीन्स डिसोसिएशन क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। तो हम अब देखते हैं कंडक्टिविटी कैसे डिक्रीज होती है जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक बीकर है, इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब उसके आयनिक फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपके पास इस टाइप के आयंस जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कंडक्टिविटी होता क्या है, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर होता है जब आप एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। हम सपोज करते हैं ये हमारे पास 1 यूनिट वॉल्यूम है। इस टाइम पे अभी इसमें आयंस कितने हैं आपके पास, 6 आयंस प्रेजेंट हैं। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने का मतलब कि आपने डाइल्यूशन किया। तो डाइल्यूशन पे होगा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयंस के बीच में वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आयंस जो है दूर दूर चले जाएंगे। अभी इसी यूनिट वॉल्यूम में जो अब आयंस रह जाएंगे, सपोज कीजिए वो इतने आयंस रह रहे हैं, क्योंकि ये दूर दूर जा रहे हैं तो ये आयंस जो हैं इतने रह रहे हैं, तो क्या होगा, अब आयंस कितने रह गए, 4। इसका मतलब कि आयंस जो है आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। इसके बराबर होगी ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम क्या लेके चल रहे हो, 1 यूनिट लेके चल रहे हो, और जो सॉल्यूशन है आपने उसको प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा, सच दैट कि जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 यूनिट है, और जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है वो भी क्या है, 1 यूनिट है। क्लियर। और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स वाला केस हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्यूशन को आपने क्या करते हो, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखते हो कंडक्टिविटी सेल में, ये सॉल्यूशन पड़ा है। तो इस सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो 1 यूनिट है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, 1 है, और जो लेंथ है वो कितनी है, 1 है। अगर आप एरिया मीटर में ले रहे हो तो लेंथ भी मीटर में आएगी। अब डिस्कस करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, आपके पास कंडक्टेंस जो कि किसी वॉल्यूम वी ऑफ सॉल्यूशन की है, जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। अगेन आप उसको इलेक्ट्रोड्स के बीच में रख रहे हो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और जो डिस्टेंस है वो यूनिट लेंथ है। अब यहाँ फ़र्क क्या है, आपने पहली चीज़ तो वॉल्यूम वी की बात कर रहे हो, और दूसरी चीज़ यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लैम्डा एम क्या होता है, कप्पा बाय सी, जहाँ पे सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अगर हम मोलारिटी की बात करते हैं तो हम इसको एन बाई वी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने फिक्स कर दिए विच इज़ इक्वल टू 1, तो लैम्डा एम क्या आ जाएगा, कप्पा इंटू वी। अब हमने देखना है मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कम कर रहे हो, इसका मतलब डाइल्यूशन कर रहे हो, दैट मीन्स आप सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो, तो वॉल्यूम क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी। हमने अभी पढ़ा कंडक्टिविटी जो है डाइल्यूशन के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, आपके पास कप्पा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि इन दोनों में से कौन सा फैक्टर जो है वो डोमिनेंट है। तो वॉल्यूम जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी डाइल्यूशन पे कि वो आपके पास कंडक्टिविटी को ओवरकम कर जाएगी। सो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। तो हमने देखा दोनों फैक्टर्स अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या है, वॉल्यूम का फैक्टर जो है डोमिनेट कर रहा है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हो, इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है अप्रॉक्सीमेटली कितना हो रहा होगा, ज़ीरो हो रहा होगा। उस टाइम पे आपके पास जो कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम आएगी, और उसी को ही हम बोलते हैं लिमिटिंग कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जब आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हो। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा एम नॉट से।
अब इफेक्ट देते हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिक्रीज कर रहे हो या दूसरी तरह से जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो सॉल्यूशन का। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जो आपके पास लैम्डा है वो स्लोली इंक्रीज करेगा डाइल्यूशन से और उसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज़ इक्वल टू लैम्डा एम इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू रूट सी। इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें तो इट इज़ इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। अगर हम एक प्लॉट ड्रॉ करें तो वाई आपके पास ये हो गया, एक्स ये हो गया, स्लोप क्या हो रहा होगा, डिक्रीजिंग स्लोप हो रहा होगा और इंटरसेप्ट जो है वो क्या आ गई, सी आ गई। दैट मीन्स अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ कर्व जो है वो ऐसा आ रहा है। अब इस कर्व को समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हो क्या रहा है, ऑलरेडी डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा है, या अगर हम बोलें आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो ऑलरेडी जो आयन डिसोसिएटेड फॉर्म में है, बट जैसे ही आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के बीच में वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, जिसकी वजह से आयंस का मूवमेंट ईजीली हो रहा होगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी मोलर कंडक्टिविटी जो है डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज करती जा रही है, बट बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी जो आपके पास आयंस है वो डिसोसिएट हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर। अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करें दैट मीन्स जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जीरो है तो इस कर्व को हम एक्स्ट्रापोलेट करके ये वैल्यू देख सकते हैं जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की ज़ीरो है, इसका मतलब वहाँ पर डाइल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। और उस केस में जो वैल्यू आएगी लैम्डा एम की उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम नोट से। इसका मतलब क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इससे ज़्यादा आप कंडक्टिविटी नहीं होगी चाहे आप जितना मर्जी डाइल्यूशन कर लो। दूसरा केस अगर हम देखते हैं उसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का, उससे पहले एक चीज़ समझते हैं। जो ये ए है दैट इज़ योर कांस्टेंट, जो स्लोप निकलेगा इस लाइन का वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपके पास कि आप इलेक्ट्रोलाइट कैसा लेके चल रहे हो, वो डिपेंड कर रहा है कि जो चार्जेस हैं केटायन और एनायन पे, जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट किया उस पर चार्जेस कैसे हैं उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। CL1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट हो गया, CaCl2 क्या हो गया 2:1 टाइप, MgSO4 क्या हो गया 2:2 टाइप। मतलब कि जो चार्जेस कैसे आ रहे हैं, जैसे NaCl है तो Na पे पॉजिटिव आ गया, Cl पे नेगेटिव आ गया, तो ये 1:1 टाइप हो गया। MgSO4 की बात करते हैं, डिसोसिएशन करो, Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो ये क्या आ गया, चार्जेस इस पे 2 आ गए, तो केटायन के लिए भी 2 और एनायन के लिए भी 2, तो इट इज़ 2:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट एक पर्टिकुलर टाइप के हैं उनकी जो वैल्यू है ए की वो क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl solution at different concentration at 298 Kelvin are given below. Show that the plot between lambda m and C half is a straight line. Determine the values of, this is lambda m naught, lambda m naught and A for KCl। हमने अभी प्लॉट देखा था कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहे हो तो वहाँ पर क्या आएगा, एक प्लॉट आएगा जो कि लैम्डा एम वर्सेस रूट सी के बीच में आप बनाओगे एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी जिसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा। सो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी से हमने इसको कंपेयर किया था, जहाँ पर y इज इक्वल टू लैम्डा एम और m क्या है आपके पास, a है, x क्या है, रूट सी है और c इंटरसेप्ट क्या है, लैम्डा एम नॉट। अब यही प्लॉट हम यहाँ ड्रॉ करना है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है वो c की गिवन है, तो हमें तो किसकी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ c। हर एक जो वैल्यू है अब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ से जो प्लॉट ड्रॉ हुआ वो ये हुआ। अब हमें क्या करना है, इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू निकालनी है। इंटरसेप्ट किसके बराबर था, लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट का मतलब क्या है, जब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ज़ीरो होगी तो लैम्डा एम किसके बराबर होगा, लैम्डा एम नॉट के। तो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास जब ज़ीरो है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 150, आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 150 आ रही है। कभी भी इसके साथ जो यूनिट्स हैं वो लिखना मत भूलिएगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। स्लोप कैसे निकालोगे आप, कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर लो, उसके बेसिस पे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये इसका स्लोप निकल आया। नेक्स्ट इज कॉलरैश ने ना एग्जामिन किया है जो लैम्डा एम नोट की वैल्यूज़ है, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस कंसीडर कर रहे हो तो उस केसेस में ना आपके पास एक रेगुलरिटी आती है। जैसे कि जब उसने डिफरेंस देखा लैम्डा एम नोट की वैल्यूज़ का, आप इलेक्ट्रोलाइट लिए NaX और KX, कोई भी x आपके पास है तो इनका जो डिफरेंस है ना वो नियरली कांस्टेंट आ रहा है।
फॉर एग्जांपल 298 केल्विन पे उसने किसकी वैल्यू देखी, लैम्डा एम नॉट ऑफ KCl माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ KBr माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaBr। यहाँ पर KCl लेके चल रहे थे, यहाँ KBr लेके चल रहे हैं, यहाँ NaCl लेके चल रहे थे, यहाँ NaBr लेके चल रहे हैं। तो जब इसका डिफरेंस देखा वो अप्रॉक्सीमेटली इसके डिफरेंस के बराबर आया। तो हम नटशेल में बात करते हैं कि जो कोलरैश का लॉ है वो क्या कहता है। तो कोलरैश ने ना इस ऑब्जर्वेशन पे एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं कोलरैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है वो किसके बराबर होगी, जो सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है अनायन का और कैटायन का। दैट मीन्स अगर आप लैम्डा एम नोट की बात कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मान लेते हैं हम NaCl लेके चल रहे हैं, तो इस टाइम पे आपके पास जो मोलर कंडक्टिविटी है लिमिटिंग कंडीशन में, नॉट का मतलब क्या है, जहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, लिमिटिंग कंडीशन में वो किसके बराबर होगा, इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन कैटायन कर रहा है लिमिटिंग कंडीशन में और इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन एनायन कर रहा है लिमिटिंग कंडीशन में। दैट मीन्स लैम्डा एम नॉट NaCl किसके बराबर होगा, लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। क्लियर। अगर मान लीजिए आपके पास कैटायन और एनायंस के आगे कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं CaCl2 है, अभी डिसोसिएट होगा Ca2 पॉजिटिव में और 2Cl नेगेटिव में, तो इस टाइम पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा आपके पास, लैम्डा एम नॉट ऑफ Ca2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये इसने रिप्रेजेंट किया कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन पे आपके पास V पॉजिटिव कैटायन दे रहा है और V नेगेटिव एनायन दे रहा है, तो उस टाइम पे उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर होगी, लैम्डा एम नॉट ऑफ इज इक्वल टू V पॉजिटिव जो कैटायन के आगे आपके पास आ रहा है प्लस V नेगेटिव जो एनायन के आगे वैल्यू आ रही है। क्लियर। इसके जब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, जहाँ पर आपके पास ध्यान रखिएगा ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है कोई भी आप लेके चल रहे हैं विच इज़ योर, मान लीजिए NaCl है, तो उस केस में क्या आ रहा है, सिर्फ आप लैम्डा ऑफ Na पॉजिटिव ले रहे हो और लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव ले रहे हो। बट अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है कि इसके आगे कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपने वो वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर दी। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि आप एसिटिक एसिड लेके चल रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ही कम होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन पे। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जब आप मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन देखोगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे ही आप डाइल्यूशन कर रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बढ़ रहा है, इस वजह से लैम्डा एम की वैल्यू जो है डाइल्यूशन पे इंक्रीज़ करती जाएगी या फिर लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिक्रीज़ कर रहे हो। इस केस में क्या होगा कि जो लैम्डा एम है एकदम स्टीपली इंक्रीज़ करेगा और नियर आपके पास लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, दैट मीन्स जहाँ पर डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ करेगा। बट जो लैम्डा एम नॉट है आप उसको निकाल नहीं सकते कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करके। दैट मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़ीरो है, उस केस में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, इतनी लो कॉन्सेंट्रेशन पे आप कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की नहीं निकाल सकते। या दूसरी तरह से अगर हम इसको बात करें, ये कर्व देखिए, जब आपके पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो को अप्रोच करने ही लगेगी, जब यहाँ पर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ये कर्व है, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो को अप्रोच करने लगेगी तो ये कर्व क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल को तो हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते इस वैल्यू पे, वाई एक्सिस पे कहीं भी एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर काम आता है कोलरैश लॉ। कोलरैश लॉ हमें क्या कहते हैं कि अगर आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो किसकी हेल्प से निकाल सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज से। क्लियर। तो अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ की वैल्यूज़ का। तो अब डिस्कस करते हैं कोलरैश लॉ क्या है इस केस में। किसी कॉन्सेंट्रेशन C पे जो अल्फ़ा है दैट इज़ योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो किसके बराबर होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नोट। अब इस अल्फ़ा को रिलेट करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ।
तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहे हैं, दैट इज़ योर CH3COH। ये डिसोसिएट होगा, क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई हम ये मान के चलते हैं कि जो CH3COH है इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C, तो इसकी क्या होगी प्रोडक्ट साइड की 0 0। अगर अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ये किसके बराबर होगा, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो रिएक्ट किया डिवाइडेड बाय जो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो रिएक्टेंट का प्रेजेंट था इनिशियली। दैट मीन्स अल्फ़ा किसके बराबर होगा, जितना आपके पास रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट किया और डिसोसिएट हुआ डिवाइडेड बाय जो टोटल उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट थी, ये बराबर होगा अल्फ़ा के। हमें तो ये निकालना है ना कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ या डिसोसिएट हुआ, तो वो किसके बराबर होगा। देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम C लेके चल रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट कितना रिएक्ट होकर डिसोसिएटेड फॉर्म में गया, वो किसके बराबर आ गया, C इंटू अल्फ़ा। क्लियर। इसका मतलब इनिशियली रिएक्टेंट जो था वो था आपके पास C इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, और प्रोडक्ट साइड में जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो क्या थी, 0 0। ये 0 थी, ये 0 थी। अब C अल्फ़ा जो है वो रिएक्ट कर गया, इसका मतलब जो ये प्रोडक्ट बने होंगे ये भी तो C अल्फ़ा बने होंगे, CH3CO नेगेटिव भी C अल्फ़ा बना होगा और ये H पॉजिटिव भी C अल्फ़ा बना होगा। तो कितना आपके पास रिएक्टेंट अभी भी रिएक्ट किए बिना रह गया, तो वो क्या होगा, C माइनस C अल्फ़ा। प्रोडक्ट साइड क्या है, C अल्फ़ा C अल्फ़ा। अगर हम इसके लिए कांस्टेंट निकालें, इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं हम, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोले, तो वो किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड विच इज C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। क्लियर। इसको और डिटेल में देखते हैं, C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। C से C कट गया तो क्या आ गया, C अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। यही चीज़ यहाँ मैंशनड है। क्लियर। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर देनी है, अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट करी लैम्डा एम, क्योंकि स्क्वायर था तो लैम्डा एम स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा एम नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, अगेन लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो आपके पास क्या आया, C इंटू लैम्डा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट इंटू लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ। हमने एसिटिक एसिड दैट इज़ योर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया और उसको रिलेट किससे कर लिया, मोलर कंडक्टिविटी से। अब एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कोलराश लॉ का यूज़ करके हम लैम्डा एम नॉट इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लैम्डा एम नॉट किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के किसके बराबर होगा, सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज़ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब आयंस की बात कर रहे हो, आयंस की जो कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसी के बराबर होगा। दूसरी चीज़, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, जैसे एसिटिक एसिड की बात हो गई, अभी हमने डिस्कस भी किया जो, तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट की वैल्यू क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। अब इसी की बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज calculate the lambda m naught for CaCl2 and MgSO4 from the data which is given in table 3.4। अब हमें क्या निकालना है, लैम्डा एम नॉट निकालना है हमें, किसके लिए, CaCl2 के लिए और MgSO4 के लिए। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, आपके पास लैम्डा एम नॉट आयनिक कंडक्टिविटीज़ के बराबर होता है। तो देखते हैं CaCl2 डिसोसिएट कैसे होगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। इसका मतलब अगर हमें लैम्डा एम नॉट CaCl2 चाहिए तो हमें ये पता होना चाहिए लैम्डा एम नॉट Ca2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव। क्लियर। तो हमें क्या देखना है, अब सबसे पहली चीज़ कि Ca2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और Cl नेगेटिव की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और इन्होंने बोला टेबल 3.4 का यूज़ करके। तो टेबल 3.4 देख, सो Ca2 पॉजिटिव की वैल्यू है 119 और Cl नेगेटिव की वैल्यू है 76.3। अब इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं, देखिए कैसे। सो लैम्डा एम नॉट CaCl2 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 पॉजिटिव प्लस, क्योंकि यहाँ पर CaCl2 जो टूट रहा है वो किस में टूट रहा है, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में। तो जो Cl नेगेटिव है उसकी वैल्यू को क्या करना है, ट्वाइस करना है। सो प्लस लैम्डा ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव।
हमने अभी वैल्यू देखी थी कैल्शियम 2 पॉजिटिव की कितनी थी 119 और Cl नेगेटिव की कितनी थी 76.3। सो 2 इंटू 76.3 क्लियर। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे आपके पास आंसर आएगा 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये ध्यान रखिएगा जब भी फिजिकल की बात करो न्यूमेरिकल्स के लिए जो यूनिट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हमारे पास है लैम्डा एम नॉट हमने निकालना है MgSO4 के लिए। इसका भी डिसोसिएशन देखते हैं। MgSO4 जो है वो डिसोसिएट होगा Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसका मतलब हमें अब वैल्यू जो देखनी है वो किसकी देखनी है Mg2 पॉजिटिव की और SO4 2 नेगेटिव की। देखते हैं टेबल 3.4 से। सो हियर इट इज़ Mg2 पॉजिटिव 106 और SO4 2 नेगेटिव इज़ 160। इन दोनों वैल्यूज़ को जस्ट हमने ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर जो आयंस है उसके आगे कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है। तो 106 प्लस 160 विच गिव्स यू 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। So next example is example 3.8. Lambda naught m naught for NaCl, HCl and NaAC are given. Calculate the lambda m naught for HAC. इसका मतलब क्या है? ये सारे आपके पास क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे ये वैल्यू है और आपने किसकी निकालनी HAC विच इज़ योर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपने क्या निकालना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किसका यूज़ करेंगे कॉलरैश लॉ का। और अब यूज़ कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। हम इसको सबसे पहले इसके आयनिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं। सो लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 126.4। सेकेंड इज HCl लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास विच इज़ योर 425.9। थर्ड इज NaAC lambda naught of Na positive plus lambda naught of Cl negative and its value is 91। हमें निकालनी किसकी है HAC की। इसका मतलब लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC नेगेटिव। ये वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है इन तीन इक्वेशंस का यूज़ करके। एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये दिख रहा है कि आपके पास जो वैल्यूज़ है वो H पॉजिटिव और AC नेगेटिव के चाहिए। जो वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए वो किस चीज़ की है आपके पास, वो वैल्यूज़ है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की। ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए, ये वाली वैल्यू हमें नहीं चाहिए, ये दो वैल्यूज़ हमें और नहीं चाहिए। क्या करेंगे अब इस इक्वेशंस में, सबसे पहले हमें H और AC की वैल्यू चाहिए। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हो ना, एक्स्ट्रा में आपके पास क्या आ रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के लिए बाद आप क्या करोगे, ये सब्सट्रैक्ट कर दोगे इसमें से। मान लीजिए इस इक्वेशन को नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन को 2 देते हैं और इसको इक्वेशन को 3। तो आपने करना क्या है 1 + 2 - 3। 1 + 2 करोगे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव और AC नेगेटिव आएगा। अगर -3 कर रहे हो तो NaCl की वैल्यू चली जाएगी। क्लियर। सो यही काम हमने यहाँ पर किया है। आपने 1 + 2 को ऐड किया था, -3 किया था, क्लियर। तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पर ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर दी विच इज़ योर 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज योर आंसर। Next example is example 3.9. It says that conductivity of 0.001028 mole per liter acetic acid is 4.95 into 10 raised to power -5 Simon centimeter inverse. Calculate the dissociation constant if lambda m naught for acetic acid is given as 390.5 Simon centimeter square mole inverse. हमें क्या निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ऑलरेडी हम देख चुके हैं एसिटिक एसिड आपके पास क्या होता है वीक एसिड होता है। इसके केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आएगा C∝² 1 - इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा अल्फ़ा की वैल्यू, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो हमें गिवन है। अल्फ़ा हम कैसे निकालेंगे लैम्डा m बाई लैम्डा m नॉट। अब हमें और क्या गिवन है लैम्डा m नॉट की वैल्यू गिवन है, हमें निकालना क्या सिर्फ लैम्डा m। तो लैम्डा m किसके बराबर होता है कप्पा बाय C। बट अब ये ध्यान रखिएगा जो लैम्डा m नॉट की यूनिट है वही लैम्डा m की यूनिट आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कप्पा बाय C लिखा। कप्पा का यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और C का यूनिट है मोल पर लीटर। बट हमें चाहिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर लीटर। तो हम इसको क्या करेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाय लीटर से मल्टीप्लाई करा देंगे। हमारे पास जो वैल्यू आई विच इज़ इक्वल टू 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अल्फ़ा क्या आ गया लैम्डा m बाई लैम्डा m नॉट। तो लैम्डा m ये हो गया, लैम्डा m नॉट दिस वैल्यू होगी, डिवाइड करा दीजिए। आंसर क्या आएगा 0.1233। तो k की वैल्यू क्या होती है C∝² / 1 - अल्फ़ा।
कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.00128 मोल पर लीटर। अल्फ़ा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू क्या आएगी, 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। अब अगेन ये फिज़िकल का न्यूमेरिकल है और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिट्स का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इसीलिए साथ साथ यूनिट्स हमेशा लिखते चलिएगा। क्लियर? तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, क्लिक ऑन द लाइक बटन. इफ़ यू find this video useful, then click on the subscribe button and share with your friends. Thank you so much for listening.